नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के अध्याय जो देखकर भी नहीं देखते का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा यह अध्याय अंधकार के बीच रोशनी देने वाली हेलेन केलर के जीवन से जुड़ा हुआ है। हेलेन केलर अमेरिका में पैदा हुई थी। आपका जीवन काल 1880 से लेकर 1968 के बीच में रहा। यह एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने की और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। आइए पढ़ते हैं अध्याय जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूं, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। बच्चों, लेखिका कहती हैं कि वे अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की जांच किया करती थी कि वे देखते क्या हैं। एक बार उनकी एक प्रिय मित्र जंगल में घूमने के बाद में जब वापस लौटी, तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया, आपने क्या क्या देखा? मित्र ने उत्तर दिया कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। जब व्यक्ति कहीं घूम करके आता है और वह यह जवाब दे कि मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया या मैंने कुछ खास नहीं देखा, यह जवाब सुनकर के हमें आश्चर्य होगा। क्या आप घूम करके आए हो और आपने कुछ भी नहीं देखा? लेकिन यहां लेखिका कहती हैं कि उन्हें यह जवाब सुनकर के आश्चर्य नहीं हुआ। वे इस तरह के उत्तरों की अभ्यस्त हो चुकी हैं। उनका मानना है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका आगे लिखती हैं, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखें? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूं। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। बच्चों, लेखिका कहती हैं, कोई व्यक्ति जंगल में घंटा भर घूम करके आए और फिर भी वह कोई विशेष चीज न देखे, क्या ऐसा संभव है? वो कहती हैं कि मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन मैं प्रतिदिन
100 की संख्या में बहुत सी रुचिपूर्ण चीजें पहचान पाती हूँ और उनके पहचानने का माध्यम होता है छू करके, स्पर्श करके। जैसे उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया कि भोजपत्र के पेड़ की जो छाल होती है वह चिकनी छाल होती है और चीड़ की जो छाल होती है वह खुरदरी होती है, जिसे वह स्पर्श से यानी छू करके पहचान लेती हैं। वसंत ऋतु के दौरान वे टहनियों में नई कलियों को खोजे लेती हैं। फूलों की पंखुड़ियों के जो मखमली सतह होती है उसे छू करके और उसकी बनावट को महसूस करके उन्हें बहुत खुशी का अनुभव होता है। हम जानते हैं कितने ही तरह के पेड़ हैं, कितने ही तरह के पौधे हैं इस प्रकृति में, कितने ही तरह के फूल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये किसी जादू से कम नहीं है और प्रकृति के इस जादू का अनुभव वे छू करके कर पाती हैं। लेखिका लिखती हैं, कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। बच्चों, लेखिका बताती हैं कि जब मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ, किसी टहनी को स्पर्श करती हूँ, तो कभी मुझे अपने कानों में चिड़िया का मधुर स्वर भी सुनाई देने लगता है। पानी के झरने को अपनी अंगुलियों पर महसूस कर मैं खुशी का अनुभव करती हूँ। वे बताती हैं कि जब वे चीड़ की फैली पत्तियों का अनुभव करती हैं या घास के मैदान का अनुभव करती हैं, तो उनका यह अनुभव किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय उन्हें लगता है। लेखिका कहती हैं कि जो मौसम का परिवर्तन है वह हमेशा उनके जीवन में एक नई प्रकार की खुशी भर जाता है, एक नया रंग भर जाता है। हम जानते हैं मौसम सतत परिवर्तनशील होता है, उसमें सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, धूप भी है, छांव भी है। और जब वे इसका अनुभव कर पाती हैं तब उन्हें बहुत खुशी का एहसास होता है। उनके जीवन में एक नए रंग और नई खुशी का संचार होता है। वे आगे लिखती हैं, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। बच्चों, उन्होंने बताया कि उनका भी मन करता है इन चीजों को देखने के लिए। उन्हें इन चीजों को छू करके जब इतनी खुशी का अनुभव होता है तो वह इस बात का एहसास करती हैं कि यदि मुझे देखने की क्षमता होती तो इनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध हो जाता। वे कहती हैं, जिन लोगों के आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य कम क्यों देखता है, या जिस प्रकार से वे चीजों का अनुभव कर पाती हैं, जिसके पास में देखने की क्षमता है वह उन्हें भली भांति क्यों नहीं देख पाता है। उनका मानना है क्योंकि प्रकृति की जो सुंदरता है उनकी अनुभूतियों को नहीं छू पाते हैं और मनुष्य अपनी क्षमताओं का जितना उपयोग उसे करना चाहिए उतना वह उसका उपयोग भी नहीं करता है। वह हमेशा उस वस्तु के बारे में सोचता है, उसकी चाह रखता है, उसकी कामना करता है जो उसके पास में नहीं होती है। लेखिका लिखती हैं, ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका कहती हैं कि जिन लोगों को देखने की क्षमता मिली हुई है वे उसका महत्व नहीं समझते हैं।
वे उसे एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि यह तो एक नियामत है, यह तो एक ईश्वर की अद्भुत देन है, जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। हम चीज़ों को अच्छी तरह से देख करके हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उससे हम खुशी का एहसास पा सकते हैं। बच्चों, आपने जाना कि हेलन केलर जो स्वयं नहीं देख पाती थी, पर अपनी इस क्षमता के अभाव से निराश होकर नहीं बैठी। वे देखने के महत्व को समझती हैं, पर इस क्षमता के अभाव पर शोक नहीं मनाती, निराश नहीं होती, अपितु प्रकृति का भी उससे भी अधिक आनंद लेती हैं, जिसे हम अपनी दृष्टि होने पर भी नहीं ले पाते हैं। मनुष्य को अपनी क्षमताओं की कदर करनी चाहिए। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर कार्य को करते हैं। प्रश्न अभ्यास के पहले खंड निबंध से का पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। हेलेन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोगों से पूछने पर कि आपने जंगल में घूमने के दौरान क्या देखा का उत्तर मिलता था कि खास कुछ नहीं। हेलेन केलर के अनुसार लोग अपनी देखने की क्षमता का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। इसका कारण है कि जब हम किसी वस्तु आदि को देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तब हमारी उस वस्तु में उतनी रुचि नहीं रहती है। जिस क्षेत्र में रुचि नहीं होती, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। हेलेन केलर ने प्रकृति की विविधता को ही प्रकृति का जादू कहा है। यह विविधता उन्हें भोजपत्र के पेड़ की छाल के चिकनेपन में, चीड़ की छाल के खुरदरेपन में, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी बनावट में, चिड़ियों के मधुर स्वर में, झरने के बहते पानी के अनुभव में और बदलते हुए मौसम में अनुभव करने को मिलती है। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर केलर को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। जब हेलेन की एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी, तब उनके द्वारा आपने क्या क्या देखा पूछे जाने पर मित्र ने कहा कि कुछ खास नहीं। यह सुनकर केलर को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि लोग अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते और उनकी रुचि उन वस्तुओं में होती है जो उनके पास नहीं होती। बच्चों, इस खंड का चौथा प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। हेलेन केलर भोज्यपत्र तथा चीड़ के वृक्षों को उनकी छाल छूकर, फूलों को उनकी पंखुड़ियों की मखमली सतह एवं उनकी घुमावदार बनावट को स्पर्श से महसूस कर और पक्षियों की आवाज सुनकर उन्हें पहचान लेती हैं। बच्चों, इस खंड का पांचवा प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। हमें मिली विभिन्न क्षमताओं में देखने की क्षमता ईश्वर की अद्भुत देन है। इसके माध्यम से हम प्रकृति के अद्भुत रंगों एवं उसकी सुंदरता का अनुभव कर पाते हैं। हम प्रकृति की भिन्नता को देखकर स्वयं के जीवन को सुख और आनंद से भर सकते हैं। बच्चों, आगे खंड है
निबंध से आगे। इसका प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। बच्चों, आप प्रतिदिन स्कूल से घर जाते समय विभिन्न प्रकार के दृश्य देखते हैं। विभिन्न कार्यों में लगे लोग, दौड़ते वाहन, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और उनकी क्रियाकलाप, प्रकृति का परिवर्तनशील सौंदर्य आदि से संबंधित दृश्यों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कर सकते हैं और इन दृश्यों द्वारा हुआ छोटे से छोटा अनुभव भी बता सकते हैं। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। बच्चों, कान से न सुन पाने पर दुनिया को देखने, अनुभव करने और समझने की स्थितियों में परिवर्तन आ जाता होगा। ध्वनि को देखा नहीं जा सकता, यथा नदियों की कलकल, पक्षियों का कलरव, हवा की सरसराहट आदि अनेक ध्वनियों का आनंद नहीं ले पाते होंगे। इसलिए उन्हें देखकर किए अनुभव में कमी रह जाती होगी। हम दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाते होंगे। ऐसी अनेक बातें हैं जिनके आधार पर अपनी टिप्पणी लिखकर उसे कक्षा में सुनाया जा सकता है। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? लिखो। बच्चों, उनके द्वारा किसी वस्तु को कैसे पहचाना जाता है, इस बारे में निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं, जैसे आप फूल की पहचान कैसे कर पाते हैं? हम जानते हैं इसमें कि कोई भी व्यक्ति है जो देख नहीं पाता हो, तो वह अपने स्पर्श करने की और सूंघने की क्षमता का प्रयोग करेगा। हम उससे पूछ सकते हैं कि आप किताब की पहचान कैसे कर पाते हैं? तो बच्चों, यहां पर वह स्पर्श और किसी के बताए जाने पर वह किताब की पहचान करने की बात करेंगे। हम प्रश्न कर सकते हैं, आप अनाज की पहचान कैसे कर पाते हैं? अनाज यानी अन्न का दाना। तो बच्चों, स्पर्श करके, चख करके, सूंघ करके, और यदि कोई हमें बता देता है तो हमारी सुनने की क्षमता का प्रयोग करके हम अनाज की पहचान कर पाते हैं। यह उसके उत्तर में शामिल होगा। आप कमरे में किसी का आना कैसे अनुभव कर पाते हैं? क्योंकि यह प्रश्न उनके सुनने की क्षमता के प्रयोग के ऊपर आधारित है। कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है तब हम उसके कदमों की आहट से और उसकी आवाज से पहचान पाते हैं। बच्चों, इस खंड का चौथा प्रश्न है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। इन चार इंद्रियों के माध्यम से हम क्या महसूस करते हैं? जैसे गायन और वादन है, पशुओं की आवाज है, पक्षियों की आवाज है, पानी गिरने की आवाज है, गाड़ियों की आवाज है, व्यक्तियों की आवाज है। इनके बारे में हम क्या महसूस करते हैं? इन आवाजों को सुनकर के हमें कैसा एहसास होता है, इसकी हम बात कर सकते हैं। चख करके जब किसी चीज को जानने की बात आती है तो हमारे खाद्य पदार्थ, हमारी फल, सब्जी, अनाज, हमारे पीने की वस्तुएं, शरबत है, दूध है, दही है, हमारी दवाइयां हैं, इन सब को चख करके हम इनके स्वाद का पता लगा लेते हैं। इनके बारे में बात की जा सकती है। सूंघकर फूल, इत्र, अगरबत्ती आदि जो सुगंधित पदार्थ हैं, इनकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस का रिसाव आदि जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनके बारे में भी हमें
जानकारी हो जाती है। कपड़े, प्लास्टिक, कागज आदि जब जलते हैं, इनकी भी गंध विचित्र प्रकार की होती है, उसकी भी जानकारी हमें हो जाती है। तो इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम सूंघ करके पहचान पाते हैं। जब छूने की बात आती है तो कोई भी कठोर वस्तु, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, या चश्मा, जूते हो, या पेड़ हो, या रुपये हो, या सिक्के हो, पेन है, पेंसिल है, बर्फ है, आदि अनेक जो ठोस वस्तुएं हैं, इन सबको हम छू करके पता लगा सकते हैं और उसका एहसास कर सकते हैं। बच्चों, अब बात आती है भाषा की। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। जिन स्पर्श की बात की गई है उसमें है चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, सख्त, भुरभुरा। तो बच्चों, जब चिकनेपन की बात करते हैं तो उसमें तेल है, घी, क्रीम, मक्खन, मलाई आदि जो चिकने पदार्थ हैं, इनके नाम लिखे जा सकते हैं। चिपचिपा आपने देखा होगा, भिंडी, कटहल और जो गोंदा होता है, इसका जो भीतरी भाग होता है वह चिपचिपा होता है। और गोंद के विषय में तो हम जानते ही हैं कि वह भी चिपचिपा होता है। जब मुलायम पदार्थ की बात आती है तो मोम है, चौक है, मिट्टी है, कागज है, ये सब मुलायम पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा अन्य चीजें भी हम यहां पर बता सकते हैं। खुरदरा लकड़ी है, पत्थर है, ईंट है, इनकी जो सतह होती है वह खुरदरी होती है, यानी उस सतह में चिकनापन नहीं होता। इसे हम रुक्ष भी कहते हैं। सख्त कोई भी धातु, चाहे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये जो सब धातुएं हैं, इनके अलावा पत्थर है, कांच है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस श्रेणी में आती हैं। भुरभुरा हम जानते हैं, मिट्टी, सूजी, आटा, इस तरह की जो पदार्थ हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, वह सब भुरभुरी श्रेणी में आती हैं। बच्चों, इस खंड का अगला प्रश्न है, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। इनमें शब्द हैं ताजगी, मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, क्रोध, मजदूरी, एहसास। बच्चों, इस तालिका में आप देख पा रहे हैं, पहले कॉलम में भाववाचक संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं। दूसरे कॉलम में यह बताया गया है कि ये शब्द हैं वो किससे बने हैं और ये शब्द क्या है। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द है ताजगी, ये बना है ताजा से और यह विशेषण है। हम जानते हैं जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लग करके उसकी विशेषता बताने का काम जो शब्द करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ताजा आम, तो आम के पहले यदि ताजा शब्द लग जाता है तो ताजा शब्द यहां पर विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से मिठास, मिठास बना है मीठा से, यह भी विशेषण है। भूख बना है भूखा से, यह भी विशेषण है। शांति बना शांत से, यह भी विशेषण है। भोलापन बना है भोला से, यह भी विशेषण है। बुढ़ापा बना बूढ़ा से, यह भी विशेषण है। घबराहट बना घबराना से,
ये क्रिया है। बहाव बना बहना से, ये भी क्रिया है। फूर्ति यह बना है फुर्तीला से और यह है विशेषण। क्रोध बना है क्रोधित से, यह भी है विशेषण। मजदूरी मजदूर से संज्ञा, और एहसास एहसास ही रहेगा और यह है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है जिसमें 2 वाक्य दिए हुए हैं। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं। दूसरा वाक्य है, उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द आदि और आदि, ये शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। इन शब्दों में है अवधि, अवधि, में, मैं, मेल, मैल, और, दिन, दीन, सिल, शील। इन शब्दों के लिए हम वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे। अवधि, अवधि का संबंध होता है समय से। इसके लिए वाक्य है, परीक्षा के दौरान 3 घंटे की अवधि में प्रश्नोत्तर कार्य पूरा करना पड़ता है। दूसरा शब्द जो इससे मिलता जुलता शब्द है वह है अवधि। अवधि अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र में रहने वाले अवधि आसानी से समझ जाते हैं। बच्चों, दूसरे 2 शब्द हैं और एवं और के लिए वाक्य है, आओ मंदिर की ओर चलते हैं। और के लिए वाक्य है, अर्जुन और द्रोणाचार्य में भीषण युद्ध हुआ। बच्चों, तीसरा शब्द है मैं और मैं। तोता कोटर में रहता है। मैं के लिए वाक्य है, मैं बगीचे की सैर कर रहा था। बच्चों, अगला शब्द है दिन, दीन। दिन के लिए वाक्य हुआ, आज का दिन बहुत व्यस्त था। और दीन के लिए वाक्य है, दीन दुखियों की सहायता करना हमारा धर्म होना चाहिए। बच्चों, अगला शब्द है मेल और मैल। कृष्ण सुदामा के मेल का दृश्य अद्भुत था। मैल के लिए वाक्य है, साबुन मैल निकाल देता है। बच्चों, अगले शब्द हैं सिल और शील। सिल के लिए वाक्य है, माताजी सिल पर चटनी पीसा करती थीं। और शील के लिए वाक्य है, शील स्वभाव वालों को सभी चाहते हैं। बच्चों, अब खंड आता है अनुमान और कल्पना का। इसमें पहला प्रश्न है, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, इस तस्वीर में मेरी पहली नजर स्कूटर पर बैठे आदमी की तरफ जाती है। बच्चों, इसका अगला प्रश्न है, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती होंगी? सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त। तो बच्चों, हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह के वक्त पक्षियों की, अखबार और दूध वाले की, साइकिल की घंटियों की, ऑटो रिक्शा तथा फेरी वालों की आवाजें सुनाई देती होंगी। दोपहर के वक्त विभिन्न लोगों की, फेरी वालों की, बच्चों की और वाहनों की आवाज सुनाई देती होंगी। शाम के वक्त पक्षियों की, वाहनों की, लोगों की, आते जाते बच्चों की आवाज सुनाई देती होगी। और रात के वक्त लोगों की, कुत्तों के भौंकने की, चौकीदार की सीटी की और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज आती होगी। बच्चों, इस खंड का अगला प्रश्न है, अलग अलग समय में
ये गली कैसे बदलती होगी? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। गली वही रहेगी, उस गली में आने जाने वाले लोग व उनकी आवाज में बदलाव होगा। सुबह की तुलना में दोपहर बाद अधिक हलचल और शोर रहता होगा। रात्रि में लोगों का शोर कम हो जाता होगा और वाहनों का शोर बढ़ जाता होगा। बच्चों, इस खंड का अगला प्रश्न है, ये तारे गली को कहां कहां से जोड़ती होंगी? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। बिजली की तारें एक इमारत को एक खंबे से और एक खंबे को दूसरे से जोड़ती हुई उस इलाके के ट्रांसफार्मर तक जाती होंगी। टीवी केबल की तारें विभिन्न घरों को मुख्य ऑपरेटर से जोड़ती होंगी और टेलीफोन की तारें विभिन्न घरों से निकलकर उस क्षेत्र के मुख्य दूरभाष स्टेशन से जुड़ी होंगी। बच्चों, इस खंड का अगला प्रश्न है, साइकिल वाला कहां से आकर कहां जा रहा होगा? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। इस चित्र में छाया देखकर दोपहर के आसपास का समय लगता है। साइकिल वाला कहीं नहीं जा रहा है, वह एक स्थान पर खड़ा है। उसके पास ही साइकिल के पहिए में आए टेढ़ेपन को दूर करने का यंत्र रखा है। इसलिए लगता है कि वह अपने घर से अपनी साइकिल संबंधी कार्य के लिए किसी साइकिल की दुकान पर आया है। बच्चों, सुनना और देखना, यह अगला खंड है। आपको एनसीईआरटी द्वारा निर्मित श्रव्य कार्यक्रम हेलेन केलर देखना चाहिए और सई परांजपे द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म स्पर्श भी आपको देखनी चाहिए। बच्चों, ईश्वर ने हमें देखने, सुनने, सूंघने, बोलने, चखने की क्षमता दी है। यदि किसी क्षमता का अभाव हमारे जीवन में है तो उससे हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, अपितु मौजूद क्षमताओं को अपनी ताकत बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। बच्चों, आशा है आप अपना यह पाठ जो देखकर भी नहीं देखते और इसके प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ।